एलसीआर एलसीआर बेटा किसी ने लिया है शायद। एलसीआर का मैंने ग्रुप पे डाला था, शायद किसी ने ले लिया है। प्रतीक ने लिया है शायद। आप कोई और सा ले लो, कैपेसिटर वाला ले लो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, करना तो आपको खुद है, लेकिन प्रेजेंटेशन में ये बताना है कि इस प्रैक्टिकल को करना कैसे। ठीक। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो प्रैक्टिकल आपने लिया है वो प्रैक्टिकल करना, पूरी क्लास को आपको सिखाना है प्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रेजेंटेशन केवल इसलिए करा, वो कोई कंपटीशन वॉम्पिटिशन नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग जो प्रैक्टिकल आपको दिया जा रहा है वो आप पूरी क्लास को सिखा पाएं, जिससे कि सारे लोग 15-20 दिन के अंदर सारे प्रैक्टिकल आसानी से कर सकें। ये बहाना ना बने कि हम पढ़ के नहीं आए हैं, हमें करना नहीं आता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी सारे लोग प्रैक्टिकल कर लें। चलो, कल की क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। लैब में कैसे होगा बताओ, बताना। हाँ, वो भी बेटा प्रेजेंटेशन में ऐड करना है। अभी जब कॉलेज खुल जाएगा तो आप लोग एपेटस से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो। ठीक है, 2 दिन लगेगा मैक्सिमम इस काम में। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो एपेटस है आपका, उस पर किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके फोटोज वगैरह आप उसमें स्लाइड्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप उसका एक छोटा सा 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो ऐड कर सकें प्रेजेंटेशन में। क्योंकि जो आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो केवल, जो आपका सेटअप बना हुआ है उसमें आपको वोल्टेज और करंट चेंज करना है और रीडिंग लेनी है, अधिकतर प्रैक्टिकल इसी तरह के हैं। ठीक है। तो आप वो करते हुए एक छोटा सा वीडियो उसमें डाल देंगे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है। वरना तो जहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रहा होगा जिस दिन, तो वहां पे ऊपर अप्रेटस रखवा भी लेंगे। तो आप लोग अप्रेटस में सबको दिखा सकते हो कि कैसे करना है। ठीक। लिंक तो बेटा ये दिखाने के लिए था आपको कि किस किस तरह से हो सकता है प्रैक्टिकल। वो तो एक हेल्प बस के लिए था, उससे ज्यादा उसका कोई काम थोड़ी है। वो तो वर्चुअल प्रैक्टिकल था, अगर लैब में जाने का आपको मौका नहीं मिलता है तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, वो तो जस्ट एक फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प था। प्रैक्टिकल करना तो लैब में ही है ना। ठीक है, चलो इसके बारे में ज्यादा बात फिर जब कॉलेज खुल जाएगा तब बात करते हैं। अभी आप लोग केवल डिसाइड कर लो किसको कौन सा प्रेजेंट करना। चलो, कल हम लोगों ने डिडक्शंस पढ़ लिए थे, कौन कौन से लॉज हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है। तो आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट तो ये है जो ऐड हम कर सकते हैं इसमें, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस में, उसको देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस।
ये आप लोगों ने शायद पिछले सेमेस्टर में इलास्टिसिटी वाले पोर्शन में पढ़ा होगा। पढ़ा था क्या इलास्टिसिटी वाले पोर्शन में, जो शिशिर सर ने पढ़ाया था? तो वेलोसिटी ऑफ गैस वहां पे, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस क्या था? v इक्वल टू अंडर रूट गामा p ओवर रो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, यहाँ पे p क्या है? प्रेशर। ठीक, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है ना, और गामा आप लोग जानते ही हैं, गामा क्या होता है? cp ओवर cv। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर गैस से रिलेटेड हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये है डेंसिटी ऑफ द गैस, और ये गामा ऑफ द गैस। गामा किस पे डिपेंड करेगा कि गैस आपकी मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, या फिर पॉलीएटॉमिक है। ठीक है ना, तो प्रेशर की वैल्यू कल हमने निकाली थी। प्रेशर कितना होता है? 1/3 रो वी स्क्वायर मीन। ठीक है, ये कल वैल्यू हमने निकाली थी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यहाँ पे इसको वी स्क्वायर ना लिख के कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि ये वी और ये वी अलग अलग है। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड। स्क्रीन विजिबल है और आवाज भी आ रही होगी? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कॉल आने से एकदम से इंटरनेट चला जाता है बेटा, इसलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो वेलोसिटी है इसको मैं किसी अलग तरह से लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज में फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ वी प्राइम। ठीक, वी प्राइम स्क्वायर बार। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल्स, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, दोनों वेलोसिटीज में फर्क है। तो इसको हम पुट कर देते हैं वापस से ऊपर वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट गामा, p की जगह पे रख दिया हमने 1/3 रो v प्राइम स्क्वायर बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, चलो, तो v इक्वल्स टू यहाँ से बन जाएगा, रो से रो कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल। ठीक है, तो बचता क्या है अंदर? अंडर रूट गामा v प्राइम स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय 3। ठीक, तो यहाँ से रिलेशन हमको क्या मिल गया? v स्क्वायर ओवर
वी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक। तो ये क्वेश्चन एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, वेलोसिटी बोल देगा या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल देगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट गामा बाई 3। अगर इसका स्क्वायर दे दिया इधर तो ये हो जाएगा गामा बाई 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। और एक बात, क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है वो रेशियो इसका पूछ ले, वी बाई बार बी का, मॉलिक्यूल वाली स्पीड को ऊपर कर दे और साउंड वाली स्पीड को नीचे कर दे। तो ये ध्यान रखना कि 3 बाई गामा हो जाएगा अंडर रूट का। ठीक है, एमसीक्यूज करते पे इस तरह की गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। क्वेश्चन देखते ही कूदना नहीं है आंसर के ऊपर कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये वाला आंसर होगा, लो मैंने टिक कर दी। एक बार ध्यान से पढ़ लो कि कहीं उसने गलती करवाने के लिए कुछ ऊपर नीचे तो नहीं कर दी। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि जो जो सेकंड यूनिट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इनमें रिलेशन किस तरह से एस्टेब्लिश होता है उसकी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो। तो कल हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन था वो? पीवी इक्वल टू 2/3 एन ई। ठीक है, ये ई ही यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर बार। ठीक है, एक ही बात है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स पे लिखना चाहें, ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, हम लोग बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही बोल रहे हैं ना हम लोग? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर बार इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है ना? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट को हमने क्या लिख लिया? सी। कांस्टेंट नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कोएफिशिएंट आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक, तो हाफ एम वी बार स्क्वायर है, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इसको मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ, एनर्जी इक्वल टू दिस। ये पूरा टर्म किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। ठीक है ना? तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1
यहाँ से क्या बनेगा, पीवी इक्वल टू 2/3 n, और ई की जगह पे क्या आ जाएगा, सीटी। ठीक है, ये जो ई था, ई की जगह पे क्या आ गया, सीटी। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू आर टी, पीवी इक्वल्स टू आर टी, इससे कंपेयर कर लेंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या मिल जाएगा, 2/3 n सी टी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो यहाँ से C इक्वल टू क्या मिल गया, 3/2, 3/2 R ओवर N। ठीक है, यहाँ पे जो R ओवर N है, बन जाएगा फॉर सिंगल मोल। हम सिंगल मोल लेके चल रहे हैं ना, हमने इक्वेशन क्या लिखी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ना लिख के हमने क्या लिखा है, आरटी लिखा है। इसका मतलब एन इक्वल्स टू क्या है, 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल के केस में एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 मोल के केस में एन इक्वल्स टू हो जाता है एन ए। फॉर सिंगल मोल P इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 R ओवर एन ए। तो ये जो R ओवर एन ए है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि R एक कांस्टेंट है, एन ए एवोगाड्रो कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। सो R अपॉन एन ए, ये कांस्टेंट है आपका के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, शायद 1.38 10⁻⁻23। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको दिया जाएगा एग्जाम में जब भी होगा। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, C इक्वल्स टू, एक सेकेंड, C इक्वल्स टू 3/2 के बी। ठीक है ना, इसको हम लोग वापस से पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन, एनर्जी वाला, ये जो इक्वेशन था। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ से क्या बन जाएगी, तो द काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू हाफ mv² बार इक्वल टू 3/2 के बी टी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी गैस मॉलिक्यूल की टेम्परेचर T के ऊपर क्या हो जाएगी, 3/2 के बी टी। ठीक है ना, ठीक। ये क्या है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि Na से ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है, यहाँ केबी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है Na, तो ये हो गया पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मॉलिक्यूल। जहां पे भी केबी आ गया वहां पे क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल। और केबी की जगह पे अगर आर आ जाता तो क्या हो जाता, पर मोल।
ठीक है। अगर मैं Kb को मल्टीप्लाई कर दूं, इफ Kb इज मल्टीप्लाइड विद Na, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, Kb इंटू Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। ठीक, सो दिस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द गैस। ठीक है, तो मोलर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मोलर काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। एक सेकेंड, ये बंद हो रहा है तो होल्ड करो जरा। मोलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू C/2 RT। मोलर काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बेटा इस बार पीजीटी में आया था, और ये क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में गलत किया था। ठीक है, इस बार का पीजीटी का एग्जाम मैंने दिया था ना, मैं जल्दबाजी में गलत करके आया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसने 1 मोल का पूछा हुआ है, मैंने 3/2 KT पे ट्रिक कर दिया, और एक बार OMR शीट में आपने ब्लैक कर दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैक करते ही मुझे तुरंत ध्यान आ गया कि ये मोल है, और ये मुझे पे R वाले पे टिक करना चाहिए, लेकिन अब ब्लैक हो गया तो हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस वजह से शहीद हो गया फालतू में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फर्क समझ में आ गया, आवाज कट रही है क्या। ठीक, फर्क एकदम से समझ में आ गया दोनों में? एक बार मैं और लिख देता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, C/2 KBT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.03 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, C/2 RT। ठीक है, इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपके बदले की गलती मैं कर चुका हूँ एक एग्जाम में, तो आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रही है इस पॉइंट से, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। कितनी बताई एक मॉलिक्यूल की हमने, 3/2 KBT। ठीक है, अगर टेम्परेचर जीरो हो जाए, वैसे तो होता नहीं है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, लेकिन मान के चलते हैं कि हो गया। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई एब्सोल्यूट जीरो पे, एट एब्सोल्यूट जीरो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, जीरो, इक्वल्स टू ½ m v² बार। ठीक है ना, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, मास तो जीरो होगा नहीं। अब यहाँ से ½ m v² बार जीरो हो गया, m तो जीरो है नहीं, तो जीरो क्या है बेसिकली, वेलोसिटी। ठीक है, v² बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकलता है,
कंक्लूजन ये निकलता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे होता क्या है कि सारे के सारे मोशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल के वो सीज हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल है वो मोशनलेस हो जाता है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये क्लासिकली है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज को फॉरबिट करती है। ठीक, लेकिन क्लासिकली बोले तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोल रही है कि एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस मॉलिक्यूल में अब किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस मीन all motions tend to cease at the absolute zero। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इस बात पे? ठीक है, अच्छा, इसी इक्वेशन से हमें एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से आरएमएस और टेम्परेचर में रिलेशन। वी आरएमएस यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी अभी हमने निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर बार इक्वल्स टू 3/2 के बी टी। ठीक है, और कल हमने रिलेशन क्या निकाला है? कल हमने रिलेशन निकाला है वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है ना? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक, इसको वापस से पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा? हाफ एम वी रूट मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3/2 के बी टी। कोई डाउट इस बात में? ये रिलेशन आपको समझ में आ गया ना जो मैंने यहाँ पे लिखा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सिंपली कन्वर्ट किया है केवल, स्क्वायर को हटा के वहां पे अंडर रूट के साथ स्क्वायर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म क्या बन गया? वी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, पहले अंडर रूट है, उसके बाद मीन ले रखा है, और मीन लिया किसका है? स्क्वायर का। ठीक, तो यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 kBT, एम नीचे आ गया, पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गई आपकी आर एम एस वेलोसिटी। क्लियर है? आर एम एस वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा एटमॉसिटी ऑफ गैस। एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। एटॉमिसिटी से क्या मतलब? क्या कह रही हो वंशी का बेटा? समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन।
एम एन कहाँ पे है? VRMS सही तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत? MN इक्वल टू एम। अरे बेटा वो KB को हटाओगी तब आएगा। ठीक है, जो तुम बता रही हो वो हो जाएगा 3RT/m। KB को अगर R/R × NA लिखोगी ना। KB की वैल्यू क्या है यहाँ पे? KB × NA = R है। ठीक, चलो तुम्हारी शंका भी दूर कर दे। यहाँ से देखो, जो हमने यहाँ पे किया था, R/NA क्या था? हाँ कृतिका, यही मतलब होता है। R/NA = KB था। ठीक, R/NA = KB। ठीक, तो KB की जगह पे R/NA लिख देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा VRMS = √3RT/m × NA। तो यहाँ से ये बन गया √3RT/m। ठीक है, यही कहना चाह रही हो ना इतनी देर से? ठीक है, ये वैल्यू भी ध्यान रखो। इसमें ऊपर R रहेगा, ये टोटल मास है और ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, ये एक ध्यान रख लो, काम चल जाए। एटमोसिटी। एटमोसिटी से बेटा क्या मतलब है? एटमोसिटी से मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये किस तरह से इफेक्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको किस तरह से इफेक्ट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, कई तरह के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। पहले किस तरह के? मोनो एटॉमिक है। मोनोएटॉमिक कौन से होते हैं? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल एटम होता है। एग्जांपल क्या है? हीलियम है। ठीक, और बताओ? आर्गन है। ठीक, मरकरी वेपर्स है। ये आपके सिंगल एटम्स हैं। तो सिंगल एटम के अंदर क्या होगा? सिंगल एटम के अंदर केवल ट्रांसलेशन होगा। ओनली ट्रांसलेशन। इसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट करते के टाइम बात की थी। ठीक है, दूसरे कौन से होंगे? डायटोमिक। मैं स्पेलिंग गड़बड़ क्यों करूं? डायटोमिक कौन से हो गए? जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक, डायटोमिक में क्या होगा? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। इसकी बात की है, ध्यान आ रहा है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कैसे देखा था हम लोगों ने? जो मोनोएटॉमिक है वो कैसे दिखाई देंगे हम? मोनोएटॉमिक आपका इस तरह का है। ठीक है, एक सेकंड। ये हो गया मोनोएटॉमिक। ये हो गई इसकी 3 एक्सिस। ठीक, एक्स, वाई,
जेड। ठीक है ना, तो इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशन जो है वो डोमिनेट करेगी। ट्रांसलेशन कौन सा? एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है, वाई डायरेक्शन में जो मोशन है, और जेड डायरेक्शन में जो मोशन है। इसमें किसी भी एक्सिस के ऊपर आपका रोटेशन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही स्मॉल है। हर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की रोटेशनल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, नो रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, और वाइब्रेशनल एनर्जी तो वैसे भी इफेक्टिव नहीं होती है रूम टेम्परेचर के अराउंड। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तभी जाके वाइब्रेशनल एनर्जी थोड़ी सी इफेक्टिव होती है। ठीक है, डायटोमिक में क्या होगा? डायटोमिक में पहला फैक्टर तो है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन में मोशन, वाई डायरेक्शन में मोशन, और जेड डायरेक्शन में मोशन। दूसरी यहाँ पे कौन सी रहेगी? रोटेशनल भी आ जाएगी। रोटेशनल कौन सी आएगी ये देखते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दो एटम्स इस तरह से कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक्सिस बना दी है अपनी तीन। हो गया वाई, जेड और एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीन एक्सिस हो गई आपकी। तो जो वाई के अराउंड मोशन हो रहा है और जेड के अराउंड मोशन हो रहा है, जेड के अराउंड मोशन इस तरह का होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो यहाँ से, ये जो लेंथ है ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक, इस लेंथ की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? सिग्निफिकेंट होगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरह से अराउंड एक्सिस एक्स, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ होगा उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो लेंथ है ये मल्टीप्लाई हो रही। ठीक है ना। थर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अराउंड वाई, इसमें क्या होगा? इसमें किसी भी तरह का डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे केवल क्या है? डायमीटर, डायमीटर बोलो या फिर रेडियस बोलो, ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो रोटेशनल एक्सिस जो है वो आपके इफेक्टिव है। ठीक, तो रोटेशनल कौन कौन सा इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे? जेड एंड एक्स। ठीक है, तो दो रोटेशनल मोशन हो गए और तीन ट्रांसलेशन। ठीक है ना, क्लियर है सबको? इसी को बोल देते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। यहाँ पे हो गई 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्राई। ट्राई या फिर पॉली। पॉलीएटॉमिक, दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही रहता है। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं एग्जांपल देते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, H2O हो गया, जिसमें भी तीन है, CH4 ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है, ये भी एग्जांपल सही है। ठीक, इसमें कौन कौन से मोशन होंगे? तीन ट्रांसलेशन वाले तो होंगे ही होंगे। ट्रांसलेशन के हो गए तीन, एक्स, वाई, जेड, हर तरफ जाने के लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर समझ में आ जाएगा।
3 मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने, इन तीनों का आपस में कनेक्ट कर देते। ठीक है, इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब 3 एक्सेस बना लेते हैं। तो ये 3 एक्सेस हो जाएंगी इस तरह से, चाहे जहां बना लो एक्सेस, आपकी इच्छा है। ये 3 एक्सेस हो गई। तो किसी भी एक्सेस के आप अराउंड देखोगे तो आपको डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। किसी भी एक्सिस पे केवल और केवल जो एटम का डायामीटर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हर एक्सिस के ऊपर, थोड़ा फिगर को मैं सही से बना देता हूँ। यहाँ से ले लीजिए। एक्स, वाई, जेड। क्लियर दिख रहा है? तीनों एक्सिस के अराउंड आपको कोई ना कोई लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, इसीलिए जो है आपका इफेक्टिव रोटेशन है वो तीनों एक्सिस के अराउंड होगा। ठीक है, तो जो रोटेशनल एनर्जी है वो तीनों एक्सिस के अराउंड है, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है? 6। क्लियर? ठीक है, तो 3 तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गई। ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग गामा बन जाता है। गामा की वैल्यू देख लेते हैं सबके लिए अलग अलग। मोनाटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। गामा की वैल्यू क्या होती है? 1+2/f। ये कैसे आती है इसको अभी देखेंगे जब इक्विपार्टीशन पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब हम लोग देख लेंगे कि 1/2/f कहाँ से है। ठीक है ना, तो ये होती है 1+2/f। तो मोनोएटॉमिक के लिए कितनी हो जाएगी? 1+2/3, 5/3, 1.67। ठीक है, डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा? 1+2/5 इक्वल टू 7/5। कितना हो गया? 1.5 1 5 4 20, 1.4। 1+2/6, ये कितना बन गया? 8/6। 8/6 मीन्स 3/2, 1.33। प्रज्ञा को याद है? देखो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आपकी एटमोसिटी बढ़ती है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन आपका ये है, एज द एटमोसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ गामा डिक्रीजेज। ये कंक्लूजन क्लियर हो गया? जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गामा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, तो गामा का वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? गामा का वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। ठीक, एटम के अंदर केवल ट्रांसलेशन हो रहा है
रोटेशन हो रहा है या फिर उसके अंदर वाइब्रेशन भी हो रहा है। वाइब्रेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर हमारे बहुत लो हैं। ठीक, हायर टेम्परेचर की बात हमें यहाँ पे नहीं करनी। तो जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी किन चीजों से मिलकर बनी है? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। पहली ट्रांसलेशनल, सेकंड रोटेशनल और तीसरी वाइब्रेशनल। ठीक है ना? तो जो अपनी काइनेटिक थ्योरी में हम लोगों ने एक बात की थी कि जो हमारे कॉलिजन्स होते हैं, काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है? कल ही हम लोगों ने बात की थी इसकी। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कोलिजन्स हैं वो कैसे हैं? कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो जो कोलिजन इलास्टिक है इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी पहले थी कोलिजन से, ठीक है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सॉरी, बिफोर कोलिजन, टोटल का मतलब दोनों एनर्जी, दोनों की एनर्जी का सम, फर्स्ट मॉलिक्यूल प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना? जो उनका सम था एनर्जी का उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एनर्जी किसी भी फॉर्म में डिसिपेट नहीं होगी, ना तो हीट में, ना तो साउंड में। ठीक है, जो एनर्जी लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है? या तो साउंड के फॉर्म में होगा या फिर हीट के फॉर्म में होगा। इस डिसिपेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आता है एनर्जी का। सपोज हमने किसी मॉलिक्यूल को हीट दिया थोड़ा सा, सपोज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इंक्रीज बाई dt। ठीक है, टेम्परेचर कहां से कहां चला गया? T से चला गया T प्लस dt पे। ठीक है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर्ड है वो कितनी है? cv dt। cv dt तो आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, ठीक है ना? ठीक है, अगर ये CVDT इसका टोटल एनर्जी जो इसको दिया गया वो है, ठीक है, तो इंक्रीज इन ट्रांसलेशन एनर्जी ले लेते हैं। इंक्रीज इन
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना हो जाएगा? अभी हमने निकाला था 3/2 केवीटी होता है, तो टी की जगह पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इंक्रीज निकाल रहे हैं, तो इंक्रीज निकालते पे क्या आ जाएगा? dt। ठीक है ना? अगर मोलर ले रहे हो एनर्जी, अगर हम लोगों ने सीवी की जगह पे मोलर सीवी लिया होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इन केस ऑफ मोलर, ये बन जाएगा 3/2 आर डी टी। ठीक है ना? मोलर और मॉलिक्यूलर, इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है ना? ठीक। तो हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो किसका? इंक्रीज इन टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन ट्रांसलेशनल एनर्जी। अच्छा, जो एक बार बार टर्म यूज की जा रही है, ये बंद हो गया है, इसको इग्नोर करो, मेरी बात सुनो। जो बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, है ना? इसलिए जो आपकी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही है बेसिकली। ठीक है, इसलिए चाहे टोटल एनर्जी लिखा हो और चाहे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, एक ही बात है। क्लियर? टोटल एनर्जी और टोटल, एक ही बात रहेगी यहाँ पे। ठीक है ना? कमेंट करके बोलो मुझे। ठीक। तो हम लोग रेशियो किसका निकाल रहे थे? इंक्रीज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द इंक्रीज इन ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? सीवीडीटी, ये क्या है? आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, क्योंकि हम अभी मोल्स की बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 3/2 आर डी टी। ठीक, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? एटमोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, एटॉमिसिटी। तो बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ से? 2/3 सीवी ओवर आर। ठीक, आर का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? सीपी माइनस सीवी। मुझे ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आया। पता नहीं वहम है या सही में आया, क्योंकि विंडोज और दरवाजे हिले मेरे थोड़े। आप लोगों को मालूम चला क्या सर? हल्का सा अर्थक्वेक आया। चलो, होगा, हो सकता है वहम हो। या फिर हो सकता है बिजली बिजली गिरी होगी आसपास में। बीटा इक्वल्स टू हो गया 2/3। कुछ नहीं बेटा वंशिका, तुम वैसे ही टाइम में थोड़ा पीछे चलती। 2/3 सीवी ओवर सीपी माइनस सीवी। ठीक है, तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू आ गया, सीवी को उठा के नीचे ले आए, ये बन गया सी बाई सीवी माइनस
1, बीटा इक्वल टू 2/3 1/, गामा माइनस 1। ठीक है, एटॉमिसिटी और गामा का रिलेशन आ गया। क्लियर? तो सबके लिए अलग अलग निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। पहले निकाल लेते हैं मोनोटॉमिक के लिए। मोनोटॉमिक के लिए गामा कितना था? मेरे ख्याल से 5/3 था। तो बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/3 1/5/3 -1। कितना आ जाएगा ये? 5/3 -1 हो जाएगा आपका 2/3। तो 2/3 हो गया, 1 आ गया। और ये डिजिट्स में मत जाओ, 1.67 मत करो। यहाँ पे रेशियो दिया है ना, तो रेशियो रेशियो को ही रखो। डेसिमल लेके आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए गामा का वैल्यू रेशियो में रखो। तो यहाँ पे बीटा हो गया मोनोटॉमिक के लिए 1। इसका मतलब 1 का मतलब क्या हुआ? जो टोटल चेंज है वो किसके फॉर्म में है? ट्रांसलेशनल। ठीक है, रोटेशनल के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं है। सारा का सारा जो चेंज हमने किया एनर्जी का, वो किसके फॉर्म में हुआ? ट्रांसलेशनल एनर्जी के फॉर्म में हुआ। तो बीटा का वैल्यू 1 हमें ये बता रहा है। ठीक है, ये हो गया मोनोएटॉमिक के। अब आ जाते हैं डायटोमिक के। डायटोमिक के केस में निकालो जल्दी से, कितना आएगा? गामा इक्वल्स टू कितना था? 7/5 था आई थिंक। तो बीटा आ गया यहाँ से 2/3 1, 7/5 -1। ये हो गया यहाँ से 5/3। ठीक, ये क्या बता रहा है हमें? कि टोटल का जो रेशियो था आप किस में चला गया? थोड़ा सा रेशियो कहाँ पे चला गया? ट्रांसलेशनल में, है ना? पार्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड रोटेशनल। ठीक, क्योंकि बीटा का वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है ना? थर्ड निकाल लेते हैं। कितना आया, किसी ने निकाला क्या? प्रज्ञा ने निकाला है, शायद 2 आया है। तो निकाल ही लेते हैं। इसका वैल्यू कितना था? 2/3 आई थिंक, या 3/2। 3/2 था। 1 से कम कैसे हो जाएगा? ये हो गया 2/3 1/3/2 -1। फिर से बंद हो रहा है। अटेंडेंस तो आज बहुत शानदार, 27 लोग हैं। बीटा इक्वल टू क्या बन गया? 2/3 1/3/2 -1। तो ये हो गया 2/3 इंटू 3/2 -1 का क्या मतलब हो गया? 1/2। ठीक, तो ये बन गया 4/3। 2 कहाँ से आया था आप लोगों को?
4/3 सही है। हाँ बेट, वंशिका, सॉरी वंशिका कह रहा है, प्रज्ञा, प्रियांशु, सही है 4/3। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी के। ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो फिर चलिए एक टॉपिक आज और कर सकते थे, वैसे इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। वैसे तो हो ही गया, इक्वी पार्टीशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे तो। इक्वी पार्टीशन तो पता होगा ना क्या होता है। बोलो। ये पढ़ा हुआ होगा टॉपिक आपका 12th क्लास का, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या हो गया, सब लोग सो कैसे गए? पढ़ा हुआ है ना। इसको अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या कहता है ये? एक लाइन में अगर इसको लिखें तो ये क्या कहता है? टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the degrees of फ्रीडम। ठीक है। इतना सा है आपका इक्वी पार्टीशन लॉ। ठीक। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम consists of 1/2 kBT एनर्जी। ठीक है ना। यहाँ पे टी क्या है? टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर और के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 1/2 एफ के बी टी। ठीक है। और अगर 1 मोल की बात करें, 1 मोल की बताओ कितनी हो जाएगी? 1/2 एफ, 1 मोल की कितनी होगी बोलो? एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन ए इंटू के बी क्या बन जाएगा? आर 1/2 आर टी, 1/2 आर टी। ठीक है ना। और अगर मोल भी ना हो, मॉलिक्यूल भी ना हो, एन मॉलिक्यूल्स हो, एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्या होगी? ये एफ एन के बी टी।
ठीक है ना। आर कहाँ से आ गया आएगा। प्रियांशु बेटा देखो यही गलतियां सब करके आओगे एग्जाम में। ठीक है। अच्छा और बता दो इसी तरह से। एनर्जी ऑफ एन मोल्स, ये कितनी हो जाएगी। अब होगी प्रियांशु वाली। एनआरटी। ठीक है ना। तो ये चारों रिलेशन क्लियर हो गए। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कोई सर लेखा देखोगे तो पता चल जाएगा ना किसके बारे में बात हो रही है। मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मोल की बात हो रही है, या फिर मल्टीपल मोल्स की बात हो। ठीक है। ठीक। तो टोटल एनर्जी इज 1/2 FRT। अभी एक मोल की बात कर रहे हैं, मोलर एनर्जी। ठीक है। अगर मैं इसको यू बोल दूं तो du/dt क्या हो जाए। dt इक्वल्स टू 1/2 FR। ठीक है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट कंसिडर। इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी जाएगी। du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बन जाएगा, टीवी। ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टीवी इक्वल्स टू 1/2 FR। ठीक है, ये रिलेशन। आवाज कट रही है क्या। चलो वैसे तो सिंपल है, थोड़ी बहुत कट भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीवी इक्वल्स टू हो गया 1/2 FR। ठीक। और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी यहां से क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी। R+1/2 F। तो सीपी इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से, F/2 + 1 इंटू आर। ठीक। गामा कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू CP/CV। अरे यार ये अपने आप एडिट करने लगता है। CP/CV इक्वल्स टू F/2 + 1 आर। यहाँ पे क्या हो गया, F/2 आर। आर से आर उड़ा दिया। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, F/2 से F/2 कैंसिल हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 1/F/2। तो बेसिकली हो गया 1 + 2/F। ठीक है। तो गामा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 + 2/F। ठीक। ये भी निकाल लिया हम लोगों ने।
मौसम बहुत खराब है ना, इसलिए नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ कर। ये क्लियर हो गया था। गामा इक्वल्स टू 1+2/f। तो जो सारे के सारे गैस हैं, ठीक, उनकी एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है। मॉलिक्यूल कौन सा है, कौन सी गैस का है, इस पे कुछ मैटर नहीं करता। ठीक। डिपेंड किस पे करती है एनर्जी? टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ये बन सकता है। हेलो। करती है टोटल एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, टेम्परेचर पे। ठीक, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। नॉट ऑन द एम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब डज नॉट मैटर विच गैस इज इट, इट इज। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने, मॉलिक्यूल्स में एटम कितने। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, या फिर ट्राइएटॉमिक गैस। ठीक है, एक्चुअल में गैस कौन सी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर कोई दूसरा डायटोमिक, कोई और बताओ केमिस्ट्री वालों। डायटोमिक गैस कोई और की बताओ। N2। एनर्जी केवल किस पे डिपेंड कर रही है? और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, एनर्जी उनकी सेम होगी अगर टेम्परेचर सेम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम है ही उनकी। ठीक, अगर सेम टेम्परेचर है तो दोनों की एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है ना? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, एक और बात है। अ, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ली जाए मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए और ट्राइएटॉमिक के लिए, ठीक है, तो वहां पे आप सीपी सीवी का वैल्यू बोलता है 3/2 R। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दे दिया तो इसमें केवल R का वैल्यू पुट करना। ठीक है, अगर जूल में दिया हुआ है आंसर आपको, जूल में दिया है तो R का वैल्यू कितना होता है? 8.3 कुछ है ना? और कैलोरी में कितना होता है? कैलोरी में R का वैल्यू होता है 2। ठीक है, पुट कर दोगे और वहां से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, कुछ पता नहीं है। ठीक है, पता चला इसने पूछ लिया कि सीवी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, फॉर 1 मोल। ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी सीवी की फॉर 1 एटॉमिक गैस? सीवी इक्वल्स टू हो जाएगा 3R। ठीक, 3R नहीं, सॉरी, 3/2R। तो या तो इसको आप 3 कैलोरी बोल दोगे। ठीक है, 3 कैलोरी पर मोल कैल्विन। या फिर बोल दोगे क्या, 8.3, सॉरी 8.3 डिवाइडेड बाई 4.3 × 3। कर लेना कैलकुलेशन यार, मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। 3.2 × 8.3 जूल पर मोल कैल्विन।
गुणा भाग कर लेना इसकी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। यूनिट्स का ध्यान देना किस में है, जूल में है या कैलोरी में है। एमसीक्यू टाइप पेपर में अधिकतर गलतियां छोटी छोटी चीजों की वजह से ही होती हैं। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर और मोलर, ऐसे ही यहाँ पे है जूल और कैलोरी। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क करते हुए। ठीक है, चलो इस यूनिट में एक दो टॉपिक और रह गए, उसको कल डिस्कस कर लेंगे। और अगर टाइम बचता है कल तो इसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स वही है, सब में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी, और तो कुछ है नहीं, टेक्निकल न्यूमेरिकल्स तो है नहीं। ठीक, तो कल इसका यूनिट का खत्म कर देंगे इसको। ठीक, फिर परसों इसके जो है एमसीक्यू भी लगा लेंगे। ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं फिर। डिसाइड कर लो यार, इतना कहना क्यों पड़ रहा है। बेटा हम किसी से नहीं कहेंगे, हम अपना पढ़ा रहे हैं, सारे काम का दूसरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी। जिन जिन लोगों को लगता है कि उन्हें पढ़ने की जरूरत है, इकट्ठे होकर जाओ किसी दिन मैथ डिपार्टमेंट में और बोलो, जो भी नहीं पढ़ा रहा है वहां जाके बोलो, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, अब क्लास हो रही है केमिस्ट्री की।